हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। वेलकम टू शिवान एजुकेशन। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एमपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, व्यापम, तमाम एग्जाम्स में हमेशा बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि सर नोट्स कैसे बनाएं या सिनॉप्सिस कैसे बनाएं। और उससे बड़ा सवाल होता है कुछ आलसी बच्चों का कि सर क्या नोट्स बनाना ज़रूरी आपको है। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो दूसरे क्वेश्चन का आंसर मैं पहले दे देता हूँ कि नोट्स बनाने के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन जो है वो नहीं है। और मेरा ये मानना है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, कई तमाम एक्सपर्ट्स का भी एक्सपीरियंस है कि जब तक आप नोट्स नहीं बनाते हैं तब तक आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे के अकॉर्डिंग अगर आप अपने प्रॉपर तरह से नोट्स मेकिंग नहीं करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस है उस एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन के आपके 30 to 40% जो चांसेस हैं वो चांसेस कम हो जाते हैं। और उसका एक बहुत स्वाभाविक सा आपको रीज़न है कि जब भी आप कोई किताब पढ़ते हैं, कोई लेक्चर देखते हैं और उसके बाद जब नोट्स बनाते हैं तो यू हैव टू स्पेंड टाइम विद समवन। फॉर एग्जांपल, आपके घर में कोई डॉगी है तो आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं और जब डॉगी आपसे दूर चला जाता है तो आपको थोड़ा सा लगता है कि यार ये दूर चला गया, इसके साथ हमने टाइम स्पेंड किया, तो यू फील अलोन। या यू आर इन द रिलेशनशिप और जब आपका ब्रेकअप हो जाता है या जो भी रीज़न आपको रहा हो तो उसके बाद जब सेपरेशन होता है तो सेपरेशन में आपको थोड़ा सा अलोन लगता है कि अकेला लगता है या बुरा लगता है। सेम उसी तरीके से जब आप नोट्स बनाते हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो यू हैव सम पर्सनल अटैचमेंट विद द टॉपिक, यू हैव पर्सनल फीलिंग विद द टॉपिक, तो वो टॉपिक को आप अच्छी तरह से समझ पाते हैं। और उसके अलावा एक साइंटिफिक स्टडी आपने कई बार सुनी होगी कि जिन चीज़ों को हम लोग देखते हैं, जिन चीज़ों को हम लोग सुनते हैं, उन चीज़ों को याद रखने की कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा आपको होती है, उनको हम बहुत अच्छे तरह से ग्रास्प कर पाते हैं। और रीज़न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बड़ा सिंपल रीज़न आपको है कि जब हम लोग सोचते हैं तो हम लोग कभी हम शब्दों में नहीं सोचते, हम हमेशा सोचते हैं आपके इमेजेस में। जैसे मैं आपको बोलूँगा टेररिस्ट तो आप बोलोगे कि टेररिस्ट लिखा हुआ कभी नहीं आएगा, वहाँ पर आपको टेररिस्ट का इमेज दिखेगा। या कोई बोलेगा पवन चौधरी तो आपको मेरा फोटो दिखाई देगा, या मेरी थंबनेल मेरा लेक्चर दिखाई देगा, मेरा नाम लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा। कहने का मतलब ये है कि हम लोग हमेशा इमेजेस में, वीडियोज़ में या वॉइसेस में हम लोग सपने देखते हैं, उसी के अंदर हम लोग सोचते हैं। जब सोचते हैं तो पिक्चर हमारे दिमाग में चलती है, कभी उसको इमेजिन करके देखना, शायद इसके पहले आपने चीज़ें सोची भी नहीं होगी। तो जब आप नोट्स बनाते हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसको लिखते हैं, तो उसका जो वीडियो इमेज है वो आपके दिमाग में सेव हो जाता है। और वो चीज़ें आपको एग्जामिनेशन में आपको रिवाइज करना हो या एग्जाम के पहले आपको उस टॉपिक को फिर से एक बार कोई भी हो सकता है कि रिवाइज करना हो या उसको फिर से आपको लिखना हो, तो वो नोट्स आपको उसमें काफ़ी मदद आपको करते हैं। तो यहाँ तक तो आप कन्विंस हो गए होंगे कि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। आप नोट्स बोले, सिनॉप्सिस बोले, जो भी आपको बोले, तो हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले कि यार नोट्स बनाना जरूरी, लेकिन कैसे नोट्स बनाया जाए, द मास्टरिंग द आर्ट ऑफ दिस नोट्स मेकिंग, कि नोट्स कैसे बनाए जाए, किस तरीके से बनाए जाए, क्या तरीके हैं जिससे नोट्स कम समय में बन सके, लिमिटेड समय में आपको बन सके और नोट्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नोट्स बनाना इट्स एंडलेस प्रोसेस। मतलब आप हर स्टेज पे आपको नोट्स बनाना पड़ेंगे, कई बार बनाना पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप तैयारी करना शुरू की, एक बार नोट्स बन गया, आपका काम हो गया। नहीं, मल्टीपल स्टेजेस में मल्टीपल एग्जाम्स के लिए आपको नोट्स प्रिपेयर आपको करना पड़ेंगे। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड एमपीपीएससी बोथ, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमपीपीएससी प्री एंड मेंस बोथ या यूपीपीएससी प्री एंड मेंस बोथ। तो इन ऑल दिस केसेस आपको मल्टीपल स्टेजेस में नोट्स बनाना पड़ेंगे। नोट्स एक ऐसी चीज़ है जो लगातार अपडेट होती है ना। जैसे किताब आप खरीदते हो तो हर एक नई किताब अपडेट होकर आती है, उसी प्रकार से जो नोट्स है वो हर बार आपको अपडेट करने की आपको जरूरत आपको होती है, नई चीज़ों को अपडेट करने की। कई आपने कुछ पढ़ा, कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया तो वहां से कोई फैक्ट मिला, वो अपडेट आपने कर लिया। तो इट्स कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूस अपडेशन वाला प्रोसेस आपको होता है। सबसे पहले हम लोग दो तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो उस बुक के नोट्स कैसे बनाए जाए। दूसरा, आप जब लेक्चर्स देखते हैं तो लेक्चर्स के नोट्स कैसे बनाए जाएं। और उसके बाद आप दोनों कर रहे हो, किताब भी पढ़ रहे हो, जैसे मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया, इंडस वैली पढ़ाया, तो इंडस वैली आपने पढ़ लिया, इंडस वैली आपने किताब से भी पढ़ लिया, मेरे लेक्चर से भी पढ़ लिया। अब दोनों के नोट्स आपने, तो दोनों के कंपोजिट नोट्स कैसे बनाए, ये भी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। सबसे पहले अगर हम बात करें बुक्स के नोट्स की, आप कोई भी बुक परचेज करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल आपने मेरा ये वाला बुक परचेज किया, उत्तर लेखन वाला। अब ये तो खैर अपने आप में नोट्स है, तो ये किताब आपने परचेज किया। अब जब
जब भी आप कोई नई किताब खरीदें, कोई भी नई बुक खरीदें, पहले ही आदत उस नई किताब को खरीदने के बाद सबसे पहले उसके ऊपर एक डेट डालें, तारीख डालें। जैसे आज की तारीख है, आज 27 सितंबर को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो 27 सितंबर 2025 को किताब मैंने आपको खरीदी है। उससे यह होगा कि जब अगली बार वो किताब आपने खरीद ली, आपने खरीद के रख दी किताब, अगली बार आपने किताब उठाई तो सबसे पहले आप देखोगे अच्छा इसको मैंने खरीदी थी लेकिन इसके नोट्स नहीं मैंने बनाए, इसको पढ़ा भी नहीं है, तो आपको थोड़ा सा गिल्ट फील होगा कि यार पैसा बर्बाद कर दिया। तो मेरा एक दोस्त था, हिज डीएसपी राइट नाउ, मोतीलाल कुशवाहा, वो हमेशा ये करता था कि किताब खरीदने के बाद उस पर डेट जरूर लिखता था। उससे आपको उस किताब को पढ़ने की ललक जागेगी, यार मैंने पैसा खर्च किया है, पिताजी का, मेरा खुद का, उसको थोड़ा सा मैं एक बार आपको पढ़ लूँ। तो किताब के नोट्स कैसे बनाए, हम वो बात कर रहे थे बीच में, ठीक है, मोतीलाल की बात कर ली। तो जब भी आप किताब के नोट्स बनाए तो सबसे पहले आप उस किताब को पहले, ऐसा नहीं कि आपने किताब उठाया, पेज नंबर 1 लिखना, नोट्स बनाना शुरू करिए, ना, इट इज रॉन्ग प्रोसेस। क्यों? क्योंकि जब आप पूरी किताब, जैसे आप इंडियन हिस्ट्री की किताब पढ़ रहे हैं, तो व्हेन यू रीड द होल बुक, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो व्हेन यू रीड द होल बुक, आपको उस पूरी किताब का एसेंस समझ में आपको आएगा। हो सकता है कि जो चैप्टर नंबर 1 में जो टॉपिक दिया है उसी टॉपिक से रिलेटेड चैप्टर नंबर 5 में कुछ दिया है, 7 में कुछ दिया है, 8 में कुछ दिया है, तो आपने एक के नोट्स बना लिए। अब 7, 8, 9 में जो उससे रेफरेंस में चीजें और दी हैं उनको यहां पर आप ऐड नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए जब भी आप किताब उठाओ तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किताब की जो फर्स्ट रीडिंग है उस फर्स्ट रीडिंग को करना है। पहली बार आपको रीडिंग करना है, फर्स्ट रीडिंग में आपको नोट्स नहीं बनाना है, पहली रीडिंग में बिल्कुल नहीं बनाना है। तो सर क्या एक किताब को 2 बार पढ़ेंगे? अरे भाई 4 बार पढ़ना पड़ेगा, 4 बार 6 बार भी पढ़ना पड़ेगा किताब को, कि किताब होती है इसलिए कि आप उसको मल्टीपल टाइम पढ़ें। एक प्रॉब्लम क्या है कि आजकल लगभग सभी एग्जाम्स ऑनलाइन हो रही है, या एग्जाम ऑनलाइन नहीं हो रही तो कम से कम आपका पढ़ाई तो कम से कम ऑनलाइन आपको हो रही है। तो ऑनलाइन पढ़ाई करने में स्टूडेंट जो है वो किताबें पढ़ना बंद कर दिया। एग्जाम उनका ऑफलाइन है लेकिन किताबें पढ़ो ऑनलाइन रहे हैं, किताबें भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, पीडीएफ्स पढ़ रहे हैं, नोट्स आपको पढ़ रहे हैं, तो उससे उनका जो ग्रास्पिंग पावर वो कम हो जाता है। आप किताब पढ़ के देखो एक चैप्टर, आपको ज्यादा समझ में आएगा एज कंपेयर टू आपने उसी टॉपिक की पीडीएफ पढ़ी। तो दैट्स व्हाई द बुक्स मेकिंग इज इंपॉर्टेंट, नॉट बिकॉज कि मैं किताब लिखता हूं और मेरी कई सारी किताबें आती, इसलिए क्योंकि किताब जब पढ़ोगे तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। तो जो ट्रेडिशनल तरीका है पढ़ने का वो आज भी काम करता है। यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी सब ऑफलाइन एग्जाम्स होती है। तो जब तक सब एग्जाम ऑफलाइन आपको हो रही है तब तक तो आपको किताबें भी ऑफलाइन पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर सब अगर ऑनलाइन किताबें पढ़ेंगे तो किताबें प्रिंट करने का काम ही बंद हो जाएगा, है ना। तो इंसान आज भी पढ़ता है, तो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके नॉलेज को बढ़ाता है। तो फर्स्ट रीडिंग में आपको बिल्कुल भी नोट्स आपको नहीं बनाना है। हाँ, कहीं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है तो उस किताब में आप हाईलाइट कर दो, या कोई इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिख रहा है तो उसको आप हाईलाइट कर दो, उसके अलावा आपको कुछ भी उसमें आपको नहीं करना है। आपका फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो गया। फर्स्ट रीडिंग के बाद यू हैव टू गो फॉर द सेकंड रीडिंग ऑफ द बुक। सर एक ही बार नहीं हो पाती, इसलिए तो सिलेक्शन नहीं हो पाता कि आप पढ़ते ही नहीं हो, क्योंकि आप जब पढ़ोगे ना, मल्टीपल किताब आप पढ़ोगे या किताबें जब पढ़ोगे तो उससे क्या होगा कि आपके एग्जाम में लिखने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा। ऑनलाइन पढ़ के हो गया, किताब पढ़ोगे तो आपकी ग्रास्पिंग पावर आपको बढ़ेगी, ज्यादा पॉइंट्स आप याद रख पाओगे। दैट्स व्हाई रीडिंग द बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू रीड एनी बुक वॉट एवर यू वांट, आई एम नॉट सजेस्टिंग एनी बुक। तो सेकंड टाइम जब रीडिंग करोगे तो यहां से आपको जो नोट्स हैं, यहां से आपको नोट्स बनाना आपको शुरू करेगा, है ना। अब देखो, हो सकता है कि वो किताब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो, आप मेंस के लिए पढ़ रहे हो, तो जब उस किताब को जब पढ़ोगे, उस एक पर्टिकुलर चैप्टर को आप पढ़ोगे, तो सेकंड रीडिंग में आप पहले पूरा चैप्टर पढ़ो, और पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि अच्छा चैप्टर नंबर 5 में से रिलेटेड कुछ दिया था, तो यू कैन ओपन द चैप्टर नंबर 5 कि अच्छा इसमें इंडस वैली के बारे में या ब्रॉन्ज एज के बारे में इसमें कुछ दिया है या पर्टिकुलर चीज के बारे में दिया, तो ये ओपन द 5 पॉइंट पेज नंबर या चैप्टर नंबर 5 और वहां से कुछ पॉइंट मिला के आप ले सकते हैं। अब बात यह है कि नोट्स कितने बड़े बनाए जाए। देखो, अलग अलग थ्योरीज अलग अलग चीज़ें इसको लेके बोलती हैं, या मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि आपने अगर 10 पेज का चैप्टर है तो कम से कम आपके नोट्स जो हैं उसमें 2 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको उसका जो कंटेंट है उसको कम से कम 1/5 करके लिखना है। मैक्सिमम चीज़ें आपको याद करना है। जैसे मैंने आपको बोला कि यार एग्जाम्पल के लिए कि एक चैप्टर मैंने आपको दे दिया और चैप्टर का नाम था अशोक द ग्रेट, है ना। अब मैंने आपको बताया कि अशोक है, अच्छा अशोक सत्ता में कब आया, और मैंने आपको बताया कि अशोक जो है वो उसने अपने 99 ब्रदर्स हैं उनको किल किया, उनको किल करके उन्होंने सत्ता के ऊपर आपको काबिज हुआ, और उसके बाद उसने कलिंग का वॉर और ये बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें। अब वो पूरा मैंने आपको बता दिया, पूरा मैंने आपको स्लाइड में भी दे दिया, सब कुछ चीज़ें आपको दे दी। आपको बेसिक आपको चीज़ें, जैसे मैंने बोला कि अशोक ने अपने 99 ब्रदर्स जो हैं उन 99 ब्रदर्स को किल किया,
मैंने बता दिया, आपने लिख लिया। उसके बाद मैंने बोला कि किताब है एक संत तारानाथ है, तो संत तारानाथ ने बोला है कि अशोक ने अपने 99 ब्रदर्स नहीं अपने 6 भाइयों को किल किया है। तो आप क्या लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू द तारानाथ अशोक किल्ड हिज 6 ब्रदर नॉट 99। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी चीजें आपको बैकग्राउंड में रखना है। आपको लिखना है कि सिर्फ तारानाथ, और तारानाथ के सामने आपने लिख दिया 6। अगली बार जब आप नोट्स खोलो तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि तारानाथ के सामने 6 क्यों लिखा है। अगर आप खुद के नोट्स पढ़ रहे हो तो ही समझ में आएगा, दूसरे का नोट्स उठाओगे समझ में नहीं आएगा। या उसने वो स्टोरी सुनी हुई कि तारानाथ के अकॉर्डिंग 6 भाइयों, तो आप समझे ना, तो तारानाथ और 6 पूरी स्टोरी उसके अंदर आपको कंप्लीट हो गई, पूरा सब कुछ आपको कंप्लीट हो गया, है ना। या मैं आपको बताऊं कि अशोक जो है, जैसे मैंने बोला अशोक की पत्नियां हैं, तो अशोक की मैंने 5 पत्नियों के नाम बताए। अब सभी पत्नियों के नाम याद रखना जरूरी नहीं है, तो आपने लिख दिया कि अशोक की पत्नी का नाम जो है वो तिरक्षया था, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और तिरक्षया ने क्या करा, मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई कि तिरक्षया नाम की उसकी पत्नी थी, उसने बोधि ट्री कटवाया था, तो बोधि ट्री को कटवाने का देख के अशोक बेहोश हो गया। अशोक इज गेटिंग अनकॉन्शियस, और उसके बाद उसने उसकी पत्नी को मृत्युदंड भी दिया कि उसने ये कटवा दिया और वो कुणाल को अंधा करा दिया। पूरी स्टोरी मैंने आपको शॉर्ट में बता दी। जब आप उसको लिखने जाएंगे तो आपने लिखा तिरक्षया, यहां पर आपको क्या लिखना है, सिर्फ कट बोधि ट्री, सिर्फ सिंपल लिखिया। अब उसके बाद मैंने बताया कि इसको देख के अशोक बेहोश हो गया, तो आप कर सकते हो, अब यहां पर आपको लिख दो अशोक, तो भैया लिख दो बेहोश हो गया। अब जब अशोक बेहोश हुआ तो बेहोश होने के बाद इसका जो डिपिक्शन है, इसका जो वर्णन है वो हमको मिलता है सांची स्तूप में। सांची स्तूप में एक मूर्ति है अशोक की, जहाँ पर अशोक अपनी 2 पत्नियों के सहारे ऐसे टिका हुआ है, और वहाँ पर अशोक जो है वो दृश्य दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप सिंपल लिख दो सांची, सांची लिख दिया। तो व्हेन यू ओपन द नोट्स आफ्टर 15 डेज 20 डेज, वो अशोक बेहोश और सांची लिखा हुआ देख के आपको याद आना चाहिए कि मैंने क्या स्टोरी सुनाई थी या किसी ने क्या चीजें बताई थी। सो दिस इज द स्मॉल थिंग। तो ये नोट्स आपको बन गया, ये प्रॉपर आपको नोट्स हो गया। या आप अशोक की पत्नी और पत्नियों के नाम लिख दो, या आप अशोक के बेटों के नाम लिख दो कि भैया अशोक के 4 बेटे थे या जहांगीर के 4 बेटे थे। तो सिंपल चीजें उसके अंदर आपको होना चाहिए। या मैं आपको एग्जांपल एक और दे देता हूं, जैसे मैंने बोला कि यार जैसे औरंगजेब है तो शाहजहां है ना, तो शाहजहां जो है उसके 4 बेटे थे। अब मैंने बोल दिया कि एक बेटे का नाम था औरंगजेब, एक बेटे का नाम था मुराद, है ना, एक का नाम था दारा, एक का नाम था शुजा। अब मैंने आपको पूरा टॉपिक पढ़ा दिया, ऐसे ऐसे करके आपको करना है। अब एक बात ये कि औरंगजेब आगे जाके रूलर बना, तो औरंगजेब के ब्रैकेट में अगर आप लिखो तो आगे जाके लिख दो कि 1658 से लेके 1707 तक ये मुगल एम्पायर का शासक बना। फिर मुराद मैंने बताया, तो आप लिख दो भैया मुराद जो है, इसकी मैंने पढ़ाया आपको कि मुराद की हत्या ग्वालियर में होगी, तो मुराद के ब्रैकेट में या उसके साथ में आप ग्वालियर लिख दो, दैट्स इट। When you open again the notes, आपको याद आना चाहिए। या दारा है तो दारा की डेथ हो गई, दारा की हत्या यहाँ पर आपको हो गई। या दारा को जो समूगढ़ का जो बैटल था, उस समूगढ़ की बैटल में उसको पराजित आपको कर दिया, तो लिख दो कि समूगढ़ में पराजित कर दिया। बताने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको सिर्फ मेन की पॉइंट्स लिखने, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं। उन इंपॉर्टेंट पॉइंट से ही आपको पूरा क्रक्स आपको निकालना है। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी लाइन आपको लिख रहे हैं, सिर्फ 2-2 3-3 शब्दों में या मैक्सिमम एक लाइन में आपको पूरा कंटेंट आपको लिखना है, पूरी चीजें आपको लिखना है। अदरवाइज क्या होगा कि आप पूरी कॉपी भर जाओगे। जैसे कई बार मैं पढ़ाता हूं तो बच्चे क्या करते हैं कि जो पूरी पीडीएफ है उस पूरी पीडीएफ के नोट्स बना लेते हैं। बोले सर आपकी पीडीएफ के हमने नोट्स बनाए सर, 150 पेज के नोट्स बने, मजा आ गया। अरे मैंने पगले, उसके 50 पेज में 30 पेज में नोट्स बनने थे, 150 में नहीं बनने थे, उसके सिर्फ 30 पेज में नोट्स बनने थे। यू हैव टू राइट डाउन ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट थिंग ओनली। और वो आप जब लिखो, अच्छा लिख लिया आपने, सब कुछ चीजें आपको हो गई, आपने सेकंड रीडिंग कर लिया, सेकंड रीडिंग में नोट्स बना लिया, कैसे बनाया मैंने आपको बता दिया। अब देखो हो गया। अब उसके बाद जो भी टॉपिक आप बना रहे हो उसके बाद नोट्स बन गए आपके। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि आपने पढ़ना बंद कर दिया, अब और टॉपिक पढ़ोगे। आपको कल कोई एग्जाम हुआ, उसमें कोई क्वेश्चन आ गया अच्छा वाला, वो पर्टिकुलर टॉपिक से संबंधित है, तो जब आप नोट्स बनाओगे तो आपको याद आएगा कि यार वो मैंने अशोक का एक क्वेश्चन, अशोक का नोट्स बनाया था और उस नोट्स से संबंधित या उस टॉपिक से संबंधित ये क्वेश्चन आया है। तो यू हैव टू पिक द टॉपिक कि वो क्वेश्चन का फैक्ट आपने उठाया और अपने नोट्स में ऐड कर लिया। जब भी नोट्स बनाओ आप, जैसे ये पेज है, आप यहाँ पे नोट्स बना रहे हो, हमेशा उस नोट्स में ऊपर और नीचे आपको स्पेस खाली रखना है। अरे सर ये तो पेपर की बर्बादी है, लेकिन जब आप आगे पढ़ोगे, आगे कुछ और चीजें आपको मिलेगी, वो जो खाली स्पेस है ना, उस खाली स्पेस में आप कुछ और नए जो फैक्ट्स मिले हैं, नई जो इन्फॉर्मेशन मिली है, उस इन्फॉर्मेशन को लिख पाओगे। तो यू हैव टू वैकेंट द स्पेस ऑन द अपर मार्जिन एंड लोअर मार्जिन।
दोनों तरफ आपको स्पेसेस छोड़ना है। और उसके अलावा आपके स्टिकी नोट्स आते हैं, तो यू हैव टू ऑलवेज कैरी योर स्टिकी नोट्स। आपको लगा कि पेज भर गया, जगह नहीं है, तो एक स्टिकी नोट यहाँ पर आपको अलग से चिपकाया और वो चिपक जाता है ऊपर, उसके ऊपर वो चिपकाया, उसके ऊपर कुछ चीज़ें लिख दी। मेरे नोट्स मेरे पास है नहीं अभी, नहीं तो मैं अपने पुराने नोट्स दिखाता। जब मैं स्टूडेंट था तो पूरी कॉपी उससे भरी आपको होती थी, 3-3 4-4 6-6 स्टिकी नोट्स उसमें लगे होते थे, ठीक है। तो आपको ये इतने शॉर्ट में उस नोट्स को आपको बनाना और उसको स्पेस छोड़ के मल्टीपल टाइम उसको जब भी आपको जरूरत लगे उसको अपडेट करते जाना, उसको आगे अपडेशन आपको करते जाना है। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत ज़्यादा बल्कि नोट्स नहीं बनाना, पूरी लाइन पूरा सेंटेंस तो लिखना ही नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट की पॉइंट उनको देख के आपको समझ में आ जाए। तो सर कुछ टाइम बाद भूल जाएंगे, हाँ बिल्कुल भूल जाओगे। इसके लिए जब भी आप नोट्स बनाओ, आफ्टर प्रिपेयरिंग द नोट्स, उसको हर 4-5 दिन में उसको रिवाइज करते रहो, है ना। जैसे आपने एक बार आज नोट्स बनाए तो उस नोट्स को 2-3 दिन या अगले दिन सुबह या 2-4 दिन बाद उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लो। आपको वहाँ पे क्या होगा, रिवाइज कर रहे हो, अब रिवाइज करते करते आपने देखा कि अच्छा अशोक बेहोश सांची ये क्या था, तो हो सकता है कि आपको वो लेक्चर फिर से देखना पड़े या वो किताब का वो पर्टिकुलर पॉइंट फिर से पढ़ना पड़े कि अच्छा ये स्टोरी यहाँ पर आपको है कि कैसे अशोक बेहोश हो गया वगैरह वगैरह, याद आ गया आपको। उसके बाद आप नहीं भूलोगे उसको कभी, उसके बाद आप उसको कभी नहीं भूलोगे। क्यों? क्योंकि आप उसको एक बार रिवाइज करने गए थे और आप रिवाइज करते करते उसको भूल गए। जब आप भूल गए, अगली बार आपको उसको पॉइंट को फिर से रिवाइज करने की जरूरत यहाँ पर आपको नहीं है ना। तो आपको चीज़ें जो है वो चीज़ें वहाँ पर आपको याद रह गई, आपको रिमेंबर आपको रह गई। तो यू हैव टू फॉलो दैट स्ट्रेटजी फॉर मेकिंग द नोट्स, ठीक है। ये स्पेस आपको छोड़ना आपको जरूरी है, ठीक है। ओके, उसके बाद हो गया, चलो ठीक है। अब आप देखो कई सारे बच्चे एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो सर हमको 2 मार्कर और बाकी आंसर लिखना, तो आंसर राइटिंग के ऊपर अलग से मैं सेशन लाऊंगा आने वाले टाइम पे। लेकिन कई बार ये जो पॉइंट्स आपने लिखे ना, इन पॉइंट से आप अपने 2 मार्कर के जो आंसर है, कई सारे एग्जाम में 2 मार्कर भी आते हैं, जैसे एमपीपीएससी में 2 मार्कर, 7 मार्कर, 10 मार्कर आते हैं। तो अपने 2 मार्कर वाले जो पॉइंट्स हैं अब यहां से आपको पिक कर सकते हैं, यहां से पॉइंट आपको उठा सकते हैं। और आप जैसे कोई भी, जैसे आप अशोक पढ़ रहे हो या तिरक्षा के बारे में पढ़ रहे हो, तो अगर आपके पास समय है, इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ द फाउंडेशन, 2 साल का 3 साल का कोर्स आपने लिया है या 2 साल के बाद एग्जाम देनी है, तो यू हैव टू रीड द मल्टीपल बुक्स, और उन किताबों से भी चीजें आपको मिलेगी जो आपके नोट्स को लगातार अपडेट करती जाएंगी। तो नोट्स, पता है ना, नोट्स मेकिंग इज अपडेट प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। कोई नई किताब पढ़ी उससे कुछ मिल गया, कुछ पुरानी किताब पढ़ी उससे कुछ आपको मिल गया। चलिए, तो ये तो हो गया कि बुक से नोट्स कैसे बनाए। लेक्चर्स से नोट्स कैसे बनाए, जैसे मैं पढ़ाता हूँ मेरे लेक्चर से, या कोई भी टीचर है उनके लेक्चर से नोट्स कैसे बनाए जाए। अब देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके हिस्से का वो पढ़ के आया है, जो उसको आपको पढ़ाना है ना, तो आपके हिस्से के जो टॉपिक्स हैं, आपके हिस्से की जो चीज़ें हैं, वो ऑलरेडी वो खुद पढ़ के आया है। वो उसने खुद ने 2-3-4 किताबें पढ़ी होंगी, अपना पर्सनल नॉलेज यूज़ किया होगा और वहाँ से फिर उसने उस चीज़ का क्रक्स निकाला होगा। मतलब व्हेन यू गो फॉर एनी लेक्चर या व्हेन यू आर वॉचिंग एनी लेक्चर, आपके बदले का 50-60% वो व्यक्ति काम कर चुका है, सबके लिए कर चुका है ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैंने 3-4 किताबें पढ़ी, अलग अलग जगह सोर्स देखे, इंटरनेट पे सोर्स देखे, फलाने एमसीक्यू देखे, और वहाँ से मैंने पॉइंट उठा के आपको पढ़ा दिया, वहाँ से मैंने फैक्ट उठा के आपको पढ़ा दिया, या वहाँ से फैक्ट लेके मैंने अपने नोट्स में, अपने कंटेंट में ऐड कर लिया। तो वो आपके हिस्से की 50% 60% जो मेहनत है, वो मेहनत मैं कर चुका हूँ। तो आपको उसमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब जैसे आपने देखा हो कई बार कि मेरे नोट्स थोड़े से बल्कि होते हैं, क्योंकि मैं पूरी की पूरी लाइन उसमें आपको लिख देता हूँ, रीज़न कि बच्चे को पढ़ना या उसको याद करना आपको आसान हो। तो जब भी आप लेक्चर में नोट्स आपको बनाए, तो उसमें सबसे पहले तो ये मैंने बताया कि आपका क्रक्स उसके अंदर इंक्लूड है, जो आप पढ़ रहे हो ना वो इंक्लूड है। और जिससे भी आप पढ़ो तो एक बार उससे पूछ लो कि आपने किस सोर्सेज का उपयोग किया, किन किताबों का आपने उपयोग किया है। अगर उसके सोर्स और आपके सोर्स मैच कर रहे हैं देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर नहीं मैच कर रहे हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उसके अंदर आपको मिल रही कि उनका पढ़ाया हुआ जो टॉपिक है या वो पॉइंट्स भी हमको मिल जाएंगे। तो जब भी आप लेक्चर के नोट्स बनाओ, तो उस लेक्चर के नोट्स बनाने के टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। और उसके अलावा जैसे कोई टॉपिक आप मेंस का पढ़ रहे हो, तो मेंस के टॉपिक में हमेशा आपको जो की पॉइंट्स हैं, वो की पॉइंट्स इसके अंदर आपको लिखना जरूरी है, आपको होगा मेन महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो लिखना जरूरी होगा। क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सैलेंट फीचर्स इसके लिखो या इसके ये पॉइंट लिखो, तो वो सैलेंट फीचर्स वगैरह जो है उसके की पॉइंट लिखना जरूरी। जैसे मैं बोलूँगा कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं लिखो। अब विशेषताएं आपको लिखना है, तो टीचर ने आपको समझा दिया ये विशेषताएं कि इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल, मल्टी इथनिक,
मल्टी एथनिक हो गया, मल्टीलिंगुअल हो गया, मल्टी रिलीजियस हो गया। तो ये तमाम पॉइंट बताया। अब ये पॉइंट आपने जब लिखे तो वो पॉइंट आपको सिर्फ याद रखना है, की पॉइंट्स आपको याद रखना है, आपको सब कुछ चीज़ें याद नहीं रखना है। क्योंकि नोट्स में क्या होता है ना, नोट्स में वो खुद अरेंज करके लाया है कि उसने बोला कि मैं अगर मुगल पढ़ा रहा हूँ तो मैं मुगल का सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल, तो ये चारों चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसने पहले आपको बताया 4 चीजें पढ़ाऊंगा, मतलब आपके दिमाग में ये सांचा बैठ गया कि अच्छा 4 पॉइंट में हमको डिवाइड करना है। तो वो उसने उसको ब्रेक डाउन कर दिया लेक्चर में ब्रेक डाउन कर दिया। उससे क्या होगा कि आप सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल, ये चारों पॉइंट्स आपके दिमाग में आ गए कि अच्छा ये 4 पॉइंट में डिवाइड करके पढ़ाएगा। तो उसी के हिसाब से अपने नोट्स में भी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल 4 पार्ट में उसको डिवाइड करें। ये चीजें बुक रीडिंग में नहीं हो पाती, क्योंकि बुक रीडिंग में आपको पढ़ने के बाद पता चलेगा कि अच्छा इसको सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल भी हम लोग डिवाइड कर सकते थे, वैसे भी हम लोग इसको विभाजित कर सकते थे। दैट यू रियलाइज लेटर, उस चीज को आप बाद में समझोगे कि अच्छा 4 पॉइंट में, 5 पॉइंट में भी ये डिवाइड हो सकता था, विभाजित हो सकता था। तो जब आप लेक्चर से बनाओगे तो वो चीजें थोड़ी सी आपके लिए आसान हो जाएंगी। ओके, ये हो गया। उसके बाद आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को बुक में भी पढ़ लो, और उसके बाद आप अपना, ये आपने लेक्चर पढ़ रहे हैं, अब लेक्चर जब आपने देखा तो जैसे 2 घंटे का लेक्चर देखा, 2 आवर्स का लेक्चर देखा, जब आपके 2 घंटे का लेक्चर खत्म हुआ उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपना मोबाइल या अपना जो भी लैपटॉप में आप देख रहे हो, तो उस मोबाइल लैपटॉप को आपको बंद कर देना है। उसको बंद करके एक पेन पेपर लेना है, एक कागज़ और एक पेन लेना है। पेन पेपर लेके आपको उसको समराइज़ करना है कि आप 2 घंटे बैठे हो तो 2 घंटे में आपने क्या सीखा। 2 घंटे सामने वाला कुछ बोल रहा है, कुछ पढ़ा रहा है, तो कुछ तो आपने सीखा होगा, कुछ तो आपने लर्न किया होगा। इन दैट केस आपको तो ये देखना है कि अच्छा 2 घंटे में आपने क्या पढ़ा या क्या सीखा आपने। तो आपको कुछ नहीं करना है, आँख तो बंद कैसे लिखोगे कैसे, तो आपको सिर्फ वो पॉइंट लिखना है। जैसे आपने 2 घंटे पढ़ाया, उसने 2 घंटे में आपको 100 चीज़ें पढ़ाई। अब जब पहली बार आप लिखने, सब कुछ बंद है, आपके दिमाग में जितना गया आपको वही उसके अंदर उड़ेलना, वही आपको लिखना है। अब वहाँ पर बैठे आपको 30 चीज़ें याद थी, तो आपने 2 घंटे वेस्ट किए वहाँ पे, और आपको सिर्फ 30 ही चीज़ें याद हैं, 30 ही पॉइंट आपको याद है। तो ये तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कि मेरी जो ग्रास्पिंग कैपेसिटी कम है, तो थोड़ा सा आपके दिमाग को प्रेशर आएगा, क्योंकि दिमाग आपको बेवकूफ़ बनाता है। इससे काम करवाना आपका काम है। ये आपके 10 एक्सक्यूज़ लाएगा, अरे ये टीचर तो बेवकूफ़ है, कैसे कैसी बातें कर रहा है, नोट्स बनाओ, ये करो, वो करो, इतनी मेहनत कौन करेगा। लेकिन अगेन उसके बिना काम नहीं होगा। तो जब आप उस नोट्स को बना रहे हो या जब आप वो समराइज़ कर रहे हो, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, पेन पेपर लेके उसको लिखना है। एग्जाम्पल के लिए कि 100 पॉइंट मैंने आपको बताया, तो हो सकता है कि उसमें से 40, पहले दिन 30 याद थे, फिर 40, फिर 50, फिर 60, तो धीरे धीरे मैक्सिमम चीज़ें आपको याद रहने होगी। और जब लेक्चर के बाद आप उसको जब रिवाइज़ करोगे, लेक्चर के बाद आप उसको जब 2 घंटे के बाद जब उसको लेक्चर के तुरंत बाद रिवाइज़ करोगे, तो शुरू में दिक्कत होगी, कम चीज़ें याद रहेंगी, लेकिन आने वाले टाइम पर आपको 70 to 80% उसके पॉइंट्स याद रहने लग जाएंगे। हो सकता है लिखते लिखते आप शॉर्ट नोट्स भी बना रहे हो लेक्चर के, लेकिन उसको भी बंद करके आपको प्रॉपर बनाना है। तो उससे एक तो आपके दिमाग का टेस्ट होगा और दिमाग को एक चैलेंज मिलेगा कि यार यू हैव टू रिमेंबर मोर नंबर्स, कि आपको और फैक्ट याद रखना। 2 घंटे तूने वेस्ट किए, 2 घंटे में क्या सीखा तूने, इसको बोलो, क्या बेवकूफ़ है, क्या समझा, ध्यान कहीं और था आपका। तो जब ये प्रोसेस करोगे तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है एग्जाम, आपको कोई भी आप कर रहे हो, और ये इससे आप आपके दिमाग पे लोड दे रहे हो, तो ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में जाएगी और दिमाग का कसरत होगा, और चीज़ें अनकॉन्शियस से कॉन्शियस माइंड में उसका जो ट्रांसफ़र है, वो ट्रांसफ़र बहुत तेज़ी से, बहुत फास्ट तरीके से आपको होगा। तो ये चीज़ें आप नोट्स मेकिंग के लिए याद रखिए होगा। इस तरह से आप बेहतर तरीके से अपने नोट्स बना सकते हैं, और ऐसे कुछ वीडियोज़ लेके आऊँगा जहाँ पर कुछ और बातें हम लोग इसके बारे में करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, धन्यवाद।